और यूक्रेन की घेराबंदी करने में रूस जुटा हुआ है, लेकिन रूस को हर जगह सफलता नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। भले ही रूसी हमले में यूक्रेन के हर शहर में तबाही दिख रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रूसी सेना लुहांस्क के जरिए 2 शहरों पर कब्जा करने जा रही थी, लेकिन यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के इरादे पर पानी फेर दिया। नेशनल गार्ड और यूक्रेन की सेना के संयुक्त कार्रवाई ने लुहांस्क क्षेत्र में एक रेलवे पुल को उड़ा दिया, ताकि रूसी सेना अंदर दाखिल ना हो पाए। सत्ता मिलने से पहले रूस की फौज ने धावा बोल दिया तो अंजाम यूक्रेन जैसा हो सकता है। मतलब ये कि जिस तरह यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद अमेरिका और नेटो ने खुद को अलग कर लिया, कुछ इसी तरह का हाल स्वीडन और फिनलैंड में भी हो सकता है। जंग में यूक्रेन को भले ही तगड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन नुकसान रूस का भी कम नहीं हुआ। अगर फिनलैंड और स्वीडन में जंग छिड़ गई तो भी रूस को नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, जंग का खर्च भी उठाना पड़ेगा और उसके नतीजे भी भुगतने पड़ेंगे। दावा यह किया जा रहा है कि रूस को उलझाने और उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए यह अमेरिका की साजिश हो सकती है। और अगर ऐसा है तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि पहले यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया गया और अब महाशक्तियों के टकराव में स्वीडन और फिनलैंड भी पिस सकते हैं। सीरिया में नरसंहार का 9 साल पुराना एक वीडियो सामने आया, जिसमें कई लोगों को एक साथ गोली मार दी गई थी। इस नरसंहार का आरोप वहां की बशर अल असद की सरकार पर लगा। दावा किया गया कि सीरिया की सरकार ने गृह युद्ध के दौरान विद्रोह को दबाने के लिए ये हत्याएं करवाई थी, जिसका वीडियो 9 साल बाद अब सामने आया। बताया गया कि राजधानी दमिश्क में हुए नरसंहार का यह वीडियो 16 अप्रैल 2013 का है। आरोप है कि सीरिया की सरकार ने विद्रोही गुटों को कुचलने के लिए हत्याएं करवाई थी। जो वीडियो सामने आया उसमें 2 इमारतों के बीच एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया, जिसमें कई लोगों के शव पड़े थे। इस दौरान वहां सीरिया की सेना का एक जवान एक आदमी को उस गड्ढे की तरफ ले जाता दिखा। उस आदमी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, उसके हाथ भी बांध दिए गए थे। गड्ढे के पास पहुंचते ही सैनिक ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वो उसमें गिर पड़ा। इसी तरह एक दूसरे आदमी को भी वहां लाया गया और उसे भी गड्ढे में धकेल दिया गया। इसके बाद वहां मौजूद एक सैनिक ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। दावा किया गया कि इस नरसंहार में 41 लोगों को मार दिया गया था। यह भी दावा है कि बशर अल असद की सरकार ने हिंसक विद्रोह को दबाने के लिए वहां इस तरह कई नरसंहार करवाए थे। उधर इजराइल के यरूशलेम में एक फिलिस्तीनी के अंतिम संस्कार के दौरान हिंसा भड़क गई। बताया गया कि पिछले महीने इजराइल पुलिस के साथ हुई झड़प में गंभीर रूप से घायल इस शख्स की 2 दिन पहले मौत हो गई, जिसके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए फिलिस्तीनियों की इजराइल पुलिस के साथ झड़प हो गई। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने तेज रोशनी के साथ आवाज करने वाले स्टन ग्रेनेड और रबड़ की गोलियां दागनी शुरू कर दी। इसके बाद तो मानो पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया और काफी देर तक वहां फायरिंग की आवाज गूंजती रही। इससे पहले पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को लाठियां मारकर खदेड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागते दिखाई दिए। बताया गया कि पुलिस की इस कार्रवाई में 50 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को मनाने में जुट गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जिन आतंकियों को वो मना रहा है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, जिन पर पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगता रहा है। दावा किया गया कि अब तक तहरीके तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखाने वाले पाकिस्तान ने उसके आगे घुटने टेक दिए हैं। खबर है कि आईएसआई के पूर्व डायरेक्टर फैज हमीद खुद उसे मनाने काबुल पहुंचे। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को मारने अफगानिस्तान की सीमा में घुस गए थे। दावा किया गया था कि उन्होंने सीमा के पास के इलाकों में बम भी बरसाए थे, जिसमें आम लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी थी। ऐसा लगने लगा था कि तालिबान और पाकिस्तान दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि उसके देश में घटी कई आतंकी घटनाओं के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिम्मेदार है। यही नहीं, अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद कहा जाने लगा कि वो इस संगठन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि माना जाता है कि अफगानिस्तान के तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान की सोच एक जैसी है। यही नहीं, इससे पहले पाकिस्तान की सेना कहती थी कि वो इस संगठन के साथ कभी समझौता नहीं करेगी, लेकिन अब वो अपनी बात से पलट रही है, जिसका सबूत है फैज हमीद के काबुल जाकर आतंकियों से मिलने की खबरें, जो ये साबित करती हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह तो दे सकता है, लेकिन उनसे लड़ नहीं सकता। द बलूचिस्तान पोस्ट ने दावा किया कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 16 सदस्यों को जबरदस्ती फैज हमीद से मिलने ले जाया गया है, जिसके बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो पाकिस्तान की सेना की गुंडागर्दी नहीं सहेगा। यही नहीं, उसने ये भी शर्त रखी कि बातचीत अंजाम तक तब पहुंचेगी जब इस संगठन का फायदा होगा।
मतलब ये कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है और पाकिस्तान उसके आगे झुकने को मजबूर है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को अब 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी जंग खत्म होने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। इन सब के बीच यूक्रेन के विद्रोही लड़ाकों का मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमले का एक वीडियो जारी किया गया। यूक्रेन के विद्रोही लड़ाके जंग की शुरुआत से ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और उन्होंने भी मारियोपोल में तबाही मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब उनके निशाने पर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट है, जिस पर कब्जे की जंग लंबी खिंचती जा रही है। यही वजह है कि वहां हमले और तेज कर दिए गए, जिसके सामने आए वीडियो में एक विद्रोही लड़ाका रॉकेट लॉन्चर से स्टील प्लांट पर रॉकेट दागता दिखाई दिया। जैसे ही वो रॉकेट दागकर पीछे की तरफ हटा, एक दूसरे लड़के ने अपने कंधे पर रखे लॉन्चर से एक रॉकेट स्टील प्लांट की तरफ दाग दिया। स्टील प्लांट की जिस जगह पर रॉकेट टकराया, वहां धमाके के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। यही नहीं, ड्रोन से ली गई अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की तस्वीर तो दिल दहला देने वाली नजर आई। वहां एक के बाद एक कई भीषण धमाके होते दिखाई दिए। एक धमाका तो इतना जोरदार था कि मानो जमीन के नीचे से ज्वालामुखी फट पड़ा हो। ज्ञानवापी मामले पर आज वाराणसी की अदालत में होगी अहम सुनवाई, तो वहीं कोर्ट कमिश्नर अदालत में पेश कर सकते हैं सर्वे की रिपोर्ट। हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने शुरुआती 2 दिनों की रिपोर्ट कोर्ट को दी। ज्ञानवापी केस में आज सुप्रीम कोर्ट में भी होगी सुनवाई। हिंदू पक्षकार रखेंगे अपनी दलील, साथ ही यूपी सरकार भी रखेगी अपना पक्ष। फिल्म धाकड़ की प्रमोशन पर वाराणसी पहुंची कंगना रनौत ने ज्ञानवापी मामले पर दिया बयान। कहा, जैसे मथुरा के कण कण में कृष्ण, अयोध्या में राम, वैसे ही काशी के कण कण में शिव है। उन्हें किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं। जैसे अयोध्या के कण कण में श्री राम है, वैसे काशी के कण कण में महादेव हैं। उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट बाहर आने पर सवाल उठाते हुए अखिलेश के दिए बयान पर बवाल। कहा, कहीं भी पत्थर रखकर झंडा लगाने से बन जाता है मंदिर। बीजेपी बोली, हार से भी अखिलेश ने नहीं सीखा सबक, अभी भी कर रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति। कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। समाजवादी पार्टी ने अपनी पराजय से कुछ भी नहीं सीखा और अभी भी वो तुष्टीकरण की उसी राह पर चल रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का लाउडस्पीकर को लेकर बड़ा बयान। कहा, लाउडस्पीकर की आवाज तय मानक से ज्यादा ना हो। तो वहीं सड़क पर पढ़ी जा रही नमाज को लेकर कहा कि सड़कें खुली होनी चाहिए। कि किसी भी धर्मस्थल से माइक की आवाज उसकी परमिसेस के बाहर नहीं जानी चाहिए, सड़कें खुली होनी चाहिए। मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह की जमीन को लेकर सुनवाई। ईदगाह की जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि का हिस्सा होने का दावा करते हुए डाली गई याचिका को स्वीकार करने या फिर रद्द करने पर हो सकता है फैसला। गुजरात के वडोदरा में आयोजित होने वाले श्री स्वामी नारायण मंदिर के युवा चिंतन शिविर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित। राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना आयोजन का उद्देश्य। असम में बाढ़ से हाहाकार, अब तक 4 लाख लोग हुए प्रभावित। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी हालात खराब। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 75वें कैन फिल्म फेस्टिवल में इंडिया पवेलियन का किया उद्घाटन। गोवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल होने के लिए दिया सबको न्योता। भारत का सिनेमा दौड़ना चाहता है, उड़ना चाहता है, बस रुकना नहीं चाहता।